इस वीडियो में बात करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर स्टॉक्स को हम ढूंढते हैं, डिविडेंड किसे मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है, और डिटेल में कैलकुलेशन जानेंगे डिविडेंड का, डिविडेंड यील्ड का भी कैलकुलेशन जानेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या डिविडेंड टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री है, और अगर टैक्सेबल है तो कितना टैक्स लगता है। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। पहला वो जो स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके वेट करते हैं उसके शेयर प्राइस बढ़ जाने का, जिसे हम कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट गेन भी कह सकते हैं। दूसरा वो होते हैं जो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि उन्हें रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड मिलता रहता है एज अ सैलरी। हाँ बिल्कुल, स्टॉक मार्केट से सैलरी मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करके होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म तक, जिससे हमें रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड इनकम मिलता रहे और हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट गेन या कैपिटल गेन बोल सकते हैं। और हमें डिविडेंड जो है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट पे मिलता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग कुछ इस तरीके से काम करता है जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में होल्ड करके रखते हैं हमेशा के लिए। वॉरेन बफेट भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। वॉरेन बफेट से एक बार किसी ने पूछा था कि हमें शेयर को कब बेचना चाहिए। वॉरेन बफेट ने उसका जवाब दिया था, You have said that your favorite time to own a stock is forever. We have held the Washington Post stock since 1973. I've never sold a share of Berkshire, having bought the first shares in 1962. We've held Coke stock since 1988. We've held Gillette stock since 1989. वॉरेन बफेट हमेशा शेयर को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं, या हम कह लें कि हमेशा के लिए होल्ड करके रखते हैं। उनका मानना है इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट अ स्टॉक्स। तो आप इन्वेस्ट करो किसी भी शेयर में या म्यूचुअल फंड में और उसे होल्ड करके रखे, उसे आप बेचो नहीं। अब बेचने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बेचो ही मत जब कंपनी के फंडामेंटल सही ना हो या फिर कंपनी उस तरीके से परफॉर्म ना कर रही हो जिस तरीके से आपने उसे सोच कर लिया था, या कंपनी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, गोल चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में आप बेच दो। ऐसा नहीं है कि आप लॉस में भी होल्ड करके रखो। लेकिन जब सारी चीजें सही हो और शेयर प्राइस में हल्का सा फ्लक्चुएशन हो तो उस कंडीशन में उसे आप बेचो नहीं। इसे मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन एक ग्रोसरी शॉप है जो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है। आप और आपका फ्रेंड उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें 10 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। 25% आपका है, बाकी 75% आपके फ्रेंड का है। बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, काफी अच्छा चल रहा होता है, 1 महीना काफी अच्छा चल रहा है, 2 महीना, 6 महीना, साल भर। तो क्या साल भर बाद बिजनेस को बेच देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप नहीं बेचोगे क्योंकि अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है और वो फ्यूचर में ग्रो करेगा, प्रॉफिट और ज्यादा वो कमाएगा। बिजनेस अच्छे से साल भर चल जाता है और बिजनेस जो है 10 लाख के कैपिटल पे 1 लाख रुपए जनरेट करता है। नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए जनरेट करता है, सारे खर्चों को माइनस करने के बाद, सारे एम्प्लॉयज को पे करने के बाद। तो अब बिजनेस डिसाइड करता है कि 60,000 रुपया उस 1 लाख के नेट प्रॉफिट में से वो खुद रख लेगा जिससे वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सके, और बचे हुए 40,000 को वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपका 25% है तो आपको 25% मिल जाएगा बचे हुए 40,000 का, बाकी आपके दोस्त को मिल जाएगा 75%। आपका कितना हुआ 40,000 में से? हम 40,000 का 25% करेंगे तो 10,000 रुपए आएगा। तो आपको 10,000 रुपए एज ए डिविडेंड फॉर्म मिला। कंपनी का प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपको मिला, बिजनेस का नेट प्रॉफिट आपको मिला एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सिर्फ नाम चेंज है, काम वही है, नेट प्रॉफिट आपको मिल रहा है कुछ अमाउंट में। कभी कभी कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व से भी डिविडेंड पे करती है जब उसे लगता है कि उस कैश की उसे जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा रिजर्व उसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन आप मेक श्योर करो कि कंपनी अपने शेयर पेड अप कैपिटल का 10% या 1/10 से ज्यादा डिविडेंड ओवरऑल पे ना करे। जैसे हमारे एग्जांपल में हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट हुआ था एज अ कैपिटल, उसका 10% 1 लाख, उससे ज्यादा कंपनी डिविडेंड पे ना करे ओवरऑल। ये कंपनी के शेयर पेड अप कैपिटल पे डिपेंड करता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उस बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात पे ध्यान दो कि कंपनी लोन लेकर डिविडेंड पे ना करे या प्रमोटर अपने शेयर को प्लेस करके डिविडेंड पे ना करे। जब भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही हो उस टाइम आप कंपनी को एनालाइज करो, क्या डिविडेंड पे करने के आसपास कंपनी ने किसी टाइप का लोन लिया है, और अगर लोन लिया है तो किस लिए लोन लिया है। क्योंकि अगर कंपनी लोन लेके डिविडेंड दे रही है तो उसकी हालत ऑलरेडी बहुत ही खस्ता है। डिविडेंड हमें कैश के फॉर्म में मिलता है, कैसे मिलता है उस बारे में भी मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, लेकिन हमें डिविडेंड कैश के फॉर्म में मिलता है, किसी काइंड सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिडम्पशन करके नहीं मिल सकता अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 123। काइंड क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। काइंड को अकाउंट की भाषा में हम कोई चीज बोल सकते हैं, मतलब कोई काइंड जैसे मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, ये सब एक काइंड फॉर्म है।
अकाउंट्स की भाषा में। जस्ट इमेजिन, ग्रोसरी शॉप जो है 40,000 का डिविडेंड देने की जगह पर 60,000, 70,000, 80,000, इवन 90,000 तक का डिविडेंड पे करती, तो क्या बिजनेस ग्रो करता? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि पैसा बचता ही नहीं बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती तो बिजनेस को अपना कैपिटल रिडीम करके उसे शॉर्ट आउट करना पड़ता, जिससे बिजनेस डिक्लाइन करने लगता। डिविडेंड पे आउट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ईयर वाइज ईयर डिविडेंड इंक्रीज करना चाहिए परसेंटेज के फॉर्म में। ऐसी कंपनियां जो ईयर वाइज ईयर अपने डिविडेंड को इंक्रीज कर रही है लेकिन डिविडेंड बहुत ज्यादा भी नहीं है, वो कंपनियां डिविडेंड हमें लॉन्ग टर्म तक पे करती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप आईटीसी को देख सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि आईटीसी का शेयर इंक्रीज नहीं कर रहा है, शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, जिस वजह से कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट गेन नहीं है, उसका एक अलग रीजन है। लेकिन मैं यहाँ पे डिविडेंड पे आउट की बात कर रहा हूँ। डिविडेंड इन्वेस्टिंग वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो स्टेबल इनकम चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे इनकम चाहते हैं, बिना होल्डिंग को सेल किए हुए। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम मेरी हेल्प करेगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में, जिससे मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। आपको कैसा फील होगा अगर मैं बोलूं कि डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या स्टॉक्स को फाइंड करना बहुत ही इजी है। डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड को ढूंढने के लिए आप सिंपली ग्रो के वेबसाइट पे जाओ या फिर ईटी मनी के वेबसाइट पे जाओ। वहां पे आपको डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड का सारा लिस्ट मिल जाएगा। इसे आप वैसे ही कंपेयर करो जैसे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके सिलेक्ट करते हो, लेकिन मेक श्योर आप डिविडेंड के पीछे मत भागना, क्योंकि हाई डिविडेंड पेइंग करने वाले म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं और हमें अपने प्रिंसिपल को सेफ रख के सुरक्षित रखकर रिटर्न कमाना है। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम या फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग रूल कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आपका पैसा एक बार लॉस हो गया है या आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक बार जीरो हो गया तो कोई फायदा नहीं है, आप उसमें कितना भी मल्टीप्लाई कर लो वो जीरो ही रहेगा। अगर मैं डिविडेंड पे इंडेक्स फंड की बात करूं तो डिविडेंड पे इंडेक्स फंड बहुत ही कम है, जो अवेलेबल है उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है या फिर डिविडेंड का रिटर्न बहुत कम है, जिसकी जगह पे आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं। अगर मैं ईटीएफ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ईटीएफ के पास जो भी सारी होल्डिंग्स होती है, जब भी आप पैसा ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, ईटीएफ इमीडिएटली आपके बिहाफ पे सारे होल्डिंग्स में आपका पैसा डिवाइड करके इमीडिएटली मार्केट से स्टॉक्स खरीद लेता है मार्केट प्राइस में। ईटीएफ का एडवांटेज ये होता है कि आपको एक्सपेंस रेशियो कम पे करना होता है और आपको डिविडेंड मिलता रहता है। लेकिन जो मैक्सिमम डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का रीजन ये है कि मैक्सिमम डिविडेंड जो है वो इंडेक्स की कंपनियां ही देती हैं और काफी लॉन्ग टर्म से डिविडेंड देती आ रही है। रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिल रहा है हमें इंडेक्स की कंपनियों से ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो है वो काफी हाई एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, जिस वजह से आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं वो हम जान लेते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढने के लिए सिंपली आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाओ, जहां पे आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा एनएससी और बीएससी का, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड पे करती है। डजंट मैटर वो हाई डिविडेंड पे करती है या लॉस डिविडेंड पे करती है। और आप बहुत ज्यादा हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी के पीछे मत भागो। अगर आपको फिर भी भागना है तो आप इस सब्सक्राइब बटन के पीछे भागो, दबाओ इस सब्सक्राइब बटन को और तब तक दबाते रहो जब तक घंटी ना बज जाए, और घंटी बजा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए जल्दी से जान लेते कि डिविडेंड किसे मिलता है और कौन देता है। ऑब्वियस सी बात है, मैं देता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको मिलेगा। डिविडेंड कंपनी के शेयर होल्डर को मिलता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड कितना देना है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिविडेंड कैसे मिलेगा, हाउ वी गेट पेड। जस्ट इमेजिन 1 जून को कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस करती है। उसी दिन डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट कंपनी अनाउंस कर देती है 10 जून को, और 20 जून को कंपनी डिविडेंड पे कर देगी। डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले 9 जून वो हमारा एक्स डिविडेंड डेट होगा। उस एक्स डिविडेंड डेट पे आप कंपनी के शेयर होल्डर होने चाहिए। कंपनी का शेयर आपके नाम पे होना चाहिए। सीएसडीएल के सर्वर पे या कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम एक्स डिविडेंड डेट पे होना चाहिए, रिकॉर्ड डेट पे होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं है, सीएसडीएल के सर्वर पे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड प्रीवियस शेयर होल्डर को मिलेगा जो उसका प्रीवियस ओनर होगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद हमें डिविडेंड कब मिलेगा। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 20 जून को हमारे एग्जांपल के हिसाब से डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली 20 जून को ही डिविडेंड नहीं मिल जाएगा। 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है डिविडेंड हमें मिलने में।
डिविडेंड हमें हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मिलता है, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। भले आप किसी भी ब्रोकर से अपना शेयर खरीदे रहो, किसी भी ब्रोकर के अकाउंट में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाए रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट होगा, चाहे आप ग्रो ऐप से खुलवा के रखे हो या एंजल से या जीरोधा से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ब्रोकर में आप अपना अकाउंट खुलवाए रहो, डायरेक्टली डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। कंपनी डिविडेंड कितना देगी और कैसे देगी उसका कैलकुलेशन जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कंपनी कभी कभी डिविडेंड पे करती है तो हमें पूरा नहीं मिलता जितना हमारा डिविडेंड होना चाहिए था। ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ चार्जेस काट लेते हैं जिस बारे में हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करने आता, जिस वजह से उसका वो फायदा उठाते हैं। इसलिए डिविडेंड का कैलकुलेशन जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे जब भी आपको डिविडेंड मिले आप उसे इजीली कैलकुलेट करके भी ये पता कर पाओ कि आपको पूरा डिविडेंड मिला है या फिर कोई चार्जेस कटे, और चार्जेस कटे तो आप पूछ सकते हो कि क्यों चार्जेस काटे गए हैं। पहले हम डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी है। कंपनी एक साल में जितना डिविडेंड पे कर रही है नंबर्स के फॉर्म में, उसको हम न्यूमरेटर में रख देंगे और कंपनी का शेयर प्राइस हम डिनोमिनेटर में रख देंगे। उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम जल्दी से जान लेते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड पे आउट कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड कंपनी एक साल में जितना पे कर रही है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे और कंपनी का नेट इनकम जो है वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। दूसरा तरीका डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने का भी हम देख लेते हैं। इसमें हम 1 माइनस रेनुनेशन करते हैं। रेनुनेशन निकालने के लिए हम ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइडेड बाई टीपीएस करते हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, तो हमारा रेनुनेशन रेशियो आ जाता है। उसको हम 1 से माइनस करते हैं तो हमारा पता चल जाता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। सेम एज इसमें भी वही है, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल ये आएगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो और डिविडेंड यील्ड में क्या डिफरेंस है। डिविडेंड यील्ड सिंपली हमें ये बताता है कि हमें कितना % का रिटर्न मिलेगा, हमें कैश के फॉर्म में कितना डिविडेंड मिलेगा एज अ शेयर होल्डर। वही डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें कंपनी के अर्निंग से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। डिविडेंड यील्ड जो है वो काफी फेमस है सिक्योरिटीज को लेकर। वही डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें एग्जैक्टली बताता है कि कंपनी कितनी कैपेबल है डिविडेंड पे करने में, कंपनी कितना डिविडेंड पे कर सकती है फ्यूचर में और कितना कंसिस्टेंट रहेगी। बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें डायरेक्टली कंपनी के कैश फ्लो से कनेक्ट करता है। हालांकि ये काफी डिटेल टॉपिक है जिसे मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्या डिविडेंड डिक्लेयर होने से उसका इफेक्ट हमें शेयर प्राइस पे देखने को मिलता है? ये सवाल मुझसे मन भर किसी ने पूछा है, हर जगह ने पूछा है। हाँ बिल्कुल, डिविडेंड डिक्लेयर करने से उसका इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस पे देखने को मिलता है। मार्केट उसे नया वैल्यूएशन देता है। जैसे ही रिकॉर्ड डेट निकल जाता है स्लोली मार्केट उस कंपनी को नया वैल्यूएशन देने लगता है। उसका रीजन ये होता है कि कंपनी से उतना अमाउंट का कैश जो है वो बाहर हो चुका होता है, उतना एसेट कंपनी से बाहर निकल चुका होता है, इसलिए मार्केट उसे नया वैल्यूएशन देता है। अगर हमें शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा, रीमेन एसेट जो कंपनी के पास बची है उसके हिसाब से। एज ए इन्वेस्टर आपके मन में ये सवाल हमेशा रहता होगा, क्या डिविडेंड टैक्सेबल है या डिविडेंड टैक्स फ्री है? अच्छा, टैक्स लगता है तो कितना % टैक्स लगता है? मेरे हिसाब से ये सवाल काफी जेन्युइन भी है। एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे टैक्स देना है या फिर कहाँ पे टैक्स नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, या फिर नहीं देना है तो कौन सा प्रोविजन आपको फॉलो करना होगा जिस वजह से आपको टैक्स ना पे करना पड़े। डिविडेंड 10% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। कब होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले आप इसे समझो। इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर यानी किसी भी टाइप के खर्चे को माइनस करने के बाद जो रिमेन अमाउंट बचता है उस पर डिविडेंड टैक्सेबल होता है। हालांकि ये मोस्टली फायदेमंद होता है ट्रेडर के लिए, क्योंकि ट्रेडर पैसा उधार पे लेके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है डिविडेंड रिसीव करने के लिए, और जब डिविडेंड रिसीव हो जाता है तो स्टॉक्स को बेचकर पैसा रिटर्न कर देता है। तो इस प्रोसेस को मैनेज करने में जो सारा खर्चा आता है वो माइनस कर दिया जाता है, और जो इंटरेस्ट लोन पे किया उसे माइनस करने के बाद जो रिमेन अमाउंट बचता है उसमें 10% के हिसाब से डिविडेंड टैक्सेबल होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप टैक्स का फायदा उठाने के लिए ट्रेडर बन जाओ। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो, वैल्यू इन्वेस्टर हो, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही फायदा होगा। आप वेल्थ जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही क्रिएट कर पाओगे। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेन है, स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का तरीका है। हाँ, मैं जानता हूँ रे डैलियो हेज फंड मैनेजर एक सक्सेसफुल बहुत ज्यादा ट्रेडर है, लेकिन रे डैलियो जैसे ट्रेडर बहुत कम है जो काफी कामयाब हुए हो ट्रेडिंग में। लेकिन वॉरेन बफेट जैसे वैल्यू इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है जो काफी सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर है। डिविडेंड का टैक्सेबल % इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट बजट कैसा लाती है हर साल। गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा सकती है। ये पूरा फ्लक्चुएटेड होता है और टोटली गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंड करता है ईयरली वाइज। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनी पे करती है शेयर होल्डर के बिहाफ पे।
लेकिन जो टैक्स डिडक्टेबल होता है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से डिडक्टेबल नहीं होता। ये टैक्स होल्डिंग सेल करने पे लगता है। लेकिन डिविडेंड के केस में कुछ चेंजेस हुआ है। अगर आपका डिविडेंड अमाउंट एक साल का 5,000 से एक्सीड करता है तो कंपनी आपके बिहाफ पे 10% पे करेगी टैक्स। लेकिन अगर आपका डिविडेंड अमाउंट एक साल में 5,000 या उससे कम है तो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर देगी। टैक्स आप अपने स्लैब के हिसाब से पे करोगे। डिविडेंड एग्जेम्प्ट कब होता है वो भी हमें जान लेना चाहिए। जब LIC, GIC या कोई इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करती है या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जब उस इंश्योरेंस कंपनी को डिविडेंड मिलता है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट होने का मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता। एज ए इन्वेस्टर हमारा कोई फायदा इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा फायदा होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के जब डिविडेंड अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता तो इंश्योरेंस कंपनी का कॉस्ट बचता है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट होता है, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी हमसे इंश्योरेंस प्रीमियम कम चार्ज करती है। और इंश्योरेंस हर कोई लेता है। एज ए इन्वेस्टर हम भी इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो हमें प्रीमियम कम पे करना पड़ता है। डायरेक्टली एज ए इन्वेस्टर हमें फायदा तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली हमें जरूर फायदा होता है क्योंकि इंश्योरेंस हर कोई लेता है और हमें प्रीमियम कम देना पड़ता है। एक और बात, डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टी बैगर शेयर ढूंढने आना चाहिए, जिस पर मैंने ऑलरेडी काफी कूल वीडियो बनाया है। यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखो। यू गाइज आर ऑसम। दिस इज प्रभु वर्मा साइनिंग ऑफ।